So, good morning, students. Today we are starting chapter number 7 of your geography book, that is Lifelines of National Economy. जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें कुछ लाइफलाइंस हैं जिनके बिना हमारी इकोनॉमी रन नहीं कर सकती. उसमें आता है रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज. First is roadways. India has one of the largest roadway network in the world. Its important can be viewed as. हम जानते हैं रोडवेज का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या कितना बड़ा इंडिया का जो रोडवेज़ है वो कितना बड़ा नेटवर्क है. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज़ मच लोअर देन रेलवे लाइंस. जो रेलवे लाइंस का अगर हम कंपैरिजन करेंगे रोडवेज से, तो रोडवे का जो रोड्स का कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो सस्ता है, या कह सकते हैं कि जो उसकी कॉस्ट है वो बहुत कम है रेलवे लाइंस के कंपैरिजन में. रोड्स कैन ट्रांसवर्स comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slope and as such can traverse mountains such as Himalayas. रोड्स का सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि रोडवेज एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि आप माउंटेन्स पे भी रोड्स के थ्रू जा सकते हो, और जो भी एरियाज़ हैं वहाँ भी आप रोडवेज के थ्रू जा सकते हो. जहाँ आपका ट्रेन या कहना चाहिए रेलवे लाइन नहीं जा पाएगी हिमालयाज़ रीजन में, या कहना चाहिए माउंटेन्स वाले एरिया में, तो वहाँ रोडवेज ही चलेगा. It is economical in transportation of few person and relatively smaller amounts of goods over short distance. It provides door-to-door services and it is used as a feeder or to other modes of transport such as link between railway station, air and seaports. तो इनके बीच में जो लिंक प्रोवाइड होती है ना, वो भी रोडवेज के थ्रू होती है. आपको एयरपोर्ट से सी पोर्ट तक जाना है तो आप रोड के थ्रू ही जाओगे, तो मीन्स रोड जो है वो उनके बीच का भी लिंकिंग पॉइंट है. रोडवेज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज. This is the government work, or we can say that the government has launched a major roads development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai. ये जो आपकी मेन 4 मेट्रो सिटीज़ है ना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनके बीच में गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे बनाया गया है. एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज. द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचार इन आसाम एंड पोरबंदर इन गुजरात. ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसमें नॉर्थ से साउथ तक का कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें श्रीनगर से जम्मू कश्मीर होते हुए और ये पूरा आपका कन्याकुमारी तक है. और जो ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, वो आसाम सिलचर से लेके पोरबंदर गुजरात तक है. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज सुपर हाईवेज इज़ टू रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस. ये जो सुपर हाईवेज बनाए गए हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के तहत, तो इसमें जो सबसे मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो ये था कि जर्नी का टाइम और डिस्टेंस उसको कम करना है. दीज हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI. जब हम ट्रैवल करते हैं रोड के थ्रू तो हमें कहीं कहीं ये लिखा मिलता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसका ये शॉर्ट फॉर्म रहता है. नेक्स्ट इज नेशनल हाईवेज. क्या होते हैं नेशनल हाईवेज? लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड आर लेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD. नेशनल हाईवेज जितने भी होते हैं वो कंट्री के मेन पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं, और इनका जो मेन वर्क होता है ना वो सेंट्रल अथॉरिटी करवाती है, नेशनल हाईवेज. नेक्स्ट इज स्टेट हाईवेज. स्टेट हाईवे लिंक अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. ये क्या करता है, स्टेट हाईवेज जो होते हैं, मैंने पहले चीज़ तो ये स्टेट गवर्नमेंट बनवाती है. स्टेट का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट PWD डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो इसको बनवाता है स्टेट हाईवेज को. और जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो स्टेट के कैपिटल, जैसे सपोज हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ा जाता है थ्रू स्टेट हाईवे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट रोड. जो किसी जिले की रोड्स होती हैं ना, वो डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर आएंगी. दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड आर मेंटेन बाय द जिला परिषद. इनका जो प्रिपरेशन, या हम कह सकते हैं कि इनका मेंटेनेंस कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट रोड का जिला परिषद इनका मेंटेनेंस करता है. अदर रोड्स, रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन. दीज रूट्स रिसीव्स
स्पेशल एम्पेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जो सबसे बड़ी योजना अभी तक आई है गवर्नमेंट की तरफ से वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इसके तहत जो गाँव के जितने भी रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है शहरों से। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। बॉर्डर रोड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से बनवाए जाते हैं, और जो बॉर्डर्स हैं इंडिया की उस एरिया में जो रोड्स बनाए गए हैं वो बॉर्डर रोड्स की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रोड डेंसिटी। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। जब हम रोड डेंसिटी की बात करते हैं तो हम लेंथ को मेजर करते हैं कि 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में क्या लेंथ है रोड की, उससे हमें डेंसिटी ऑफ रोड्स पता चलता है। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर टू 375 किलोमीटर इन केरला विथ नेशनल एवरेज ऑफ 75 किलोमीटर। ये जो डाटा है 1996-97 का है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेलवेज, जिसको आप ट्रेन कहते हैं और रेल कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। रेलवे गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग का डिपार्टमेंट, जहाँ से गवर्नमेंट कमाती है पैसा। रेलवे को गवर्नमेंट ने अलग एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है रेलवे का। रेलवे की जो अरेंजमेंट है वो फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर इन सब से इफेक्ट होता है। द हिमालयन माउंटेन रेंज आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन फॉर रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड ईच ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। हिमालयन रीजन जो माउंटेन रीजन है वहाँ पर रेलवेज़ जो है उनके लिए बहुत ही अनफेवरेबल है कि रेलवे का कंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि हिली एरिया है, हाई रिलीफ एरिया, स्पार्स पॉपुलेशन है एंड ईच ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। द नॉर्दर्न प्लेन हैविंग हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। और सबसे ज़्यादा रेलवे का यूज़ कहना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल जो कंडीशन है वो है नॉर्दर्न एरिया या नॉर्दर्न प्लेन्स, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश आता है, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स में जो है रेलवे काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। रिवर रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस देयर वाइड बेड्स posed some obstacles for the construction of railway lines। जो रिवर जितनी भी आती हैं बीच बीच में, जैसे आप ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि रेलवे ब्रिजेस भी पड़ते हैं। उनके कंस्ट्रक्शन में कभी कभी रेलवे डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम जाती है ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में, बट अब इस प्रॉब्लम को भी रेलवे ने रिमूव कर लिया है। जो टॉपिक की बात अब हम कर रहे हैं वो है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। इट्स इनिशियल कॉस्ट इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। क्या करते हैं, नेचुरल गैसेज वगैरह हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर पाइपलाइन निकाला जाता है और उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड delays. Important networks of pipelines like oil field in Assam to Kanpur via Guwahati, Barauni and Allahabad, from Salaya in Gujarat into Jalandhar in Punjab। देखिए गुजरात से पंजाब तक पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन होता है वाया वर्मंगम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक इज वाटरवेज। वाटरवेज आर द cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods। पर जब हम सुपर हैवी और बल्कि गुड्स की बात करेंगे तो या तो वो रोडवेज से ही जा सकता है या फिर वो रेलवे से का ही हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वाटरवेज। इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ना किसी फ्यूल की ज़रूरत है और ये इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वाटरवेज। नेक्स्ट मेजर सी पोर्ट्स। अब हम सी पोर्ट्स की बात करते हैं इंडिया में मेन जो है। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन 7,516 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विथ 12 मेजर एंड 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स। सब जो बड़े पोर्ट्स की हम बात करेंगे तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में और 181 जो है वो मीडियम पोर्ट्स हैं। कांडला इन कच्छ was the first port developed soon after independence। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला
पोर्ट, बंदरगाह जिसको हम बोलते हैं, जहाँ शिप्स रुकते हैं, वो जो पहला बना हुआ है इंडिया में वो कांदला इन कच्छ, कांदला नाम है पोर्ट का, कच्छ गुजरात में है ये। कांदला इज़ अ टाइडल पोर्ट, इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मुंबई, अगर हम बिगेस्ट पोर्ट की बात करें तो मुंबई है। मारमगांव पोर्ट इन गोवा इज़ अ प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। मारमगांव पोर्ट जो गोवा में है, ये क्या करता है, जो आयरन ओर की एक्सपोर्टिंग होती है उसमें हेल्प करता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका केटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर concentrates from Kudremukh mines, and Kochi is the extreme southwestern port located in the entrance of the lagoon with a natural harbor. Next is airways. It can cover very difficult टेरेन लाइक हाई। अब हाई माउंटेन्स जो हैं, जैसे हिमालयन रीजन्स की बात करें तो वहाँ ना रेलवेज जाएगा ना रोडवेज, वहाँ जो जा सकता है वो है एयरवेज, मीन्स ये आपके एरोप्लेन्स हो गए। जो ड्रेरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेटेजीज विद द ग्रेट ईज, इन सब जगह पे जा सकता है। तो द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। अगर हम इंटरनेशनल एयर सर्विसेज की बात करें तो जो एयर इंडिया है वो प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशन टू द नेसेसेबल एरियाज इन डिफिकल्ट टेरेंस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड। इन सब एरिया में जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर्स। आपने देखा ही होगा कि कभी कोई प्रॉब्लम इन एरियाज़ में आती है, मिलिट्री वाला एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, मेनली जो मिलिट्री का वर्क है वो आर्मी का वर्क वहीं पे है, तो उधर जो हेलीकॉप्टर सर्व करते हैं जिस कंपनी के, वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर। ये अपनी सर्विसेज वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं in the field of oil and natural gas commission in its offshore operation to the necessable areas. In communication, personal communication and mass communication including television, radio, press, films are the major means of communication in the country. The Indian postal network is the largest in the world. Cards and envelopes are considered first class mail. The second class mail includes books, packets, registered newspapers and periodicals. To facilitate quick delivery of the mails in the large towns and cities, 6 mail channels have been introduced recently. कम्युनिकेशन के लिए इंडिया में जो सबसे पुराना तरीका यूज़ हो रहा है वो हो रहा है मेल्स का। ये जो आपकी चिट्ठी वगैरह है, इन सब चीज़ों का सिस्टम इंडिया में है। सो इंडिया में जो इसका नेटवर्क है वो काफ़ी लार्जेस्ट है। वर्ल्ड सबसे ज़्यादा कार्ड्स और एनवलप्स का ट्रांसफ़र इंडिया में ही होता था पहले, जो चिट्ठी सिस्टम हम जिसको कहते हैं। सो इसको फर्स्ट क्लास कहना चाहिए कि द फर्स्ट क्लास एक दर्जा दिया गया है जिसको, वो है कार्ड्स और एनवलप्स को। और जो सेकंड क्लास मेल है उनमें इंक्लूड किया गया है बुक्स, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स को। दे आर कॉल्ड एज द, अब यहाँ पे बताया गया है कि 6 नए चैनल, मेल चैनल्स भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इंडिया में। दे आर राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियडिकल चैनल। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया। Now the last topic is second last topic is international trade, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार. The exchange of goods and services among people, states and countries is referred to as trade. देखिए, exchange of goods जब होता है आम लोगों के बीच में, एक स्टेट में, एक कंट्री में, तो हम उसको ट्रेड कहते हैं। पर जब 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होता है तो हम उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के जो डिफरेंस है, जो बैलेंस निकलता है, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस। अगर हमारे एक्सपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा और इम्पोर्ट की कम है तो हम उसको फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। नेक्स्ट इज टूरिज्म एज अ ट्रेड। काफ़ी बड़ी चीज़ बन चुकी है अब टूरिज्म जो सेक्टर है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। टूरिज्म हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ एज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड। Tourism in India has grown substantially. It helps in promotion of national integration and it provides support to the local handicrafts, provides support to the culture, persuades development of international undertaking about our culture। and सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो हमें इससे ही होता है, टूरिज्म से गवर्नमेंट को इनकम भी होती है। अब ताजमहल की बात करें, कितने विजिटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं उनको देखने के लिए, बदले में आप जो टिकट वो खरीदते हैं उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। और इसी तरह से हम अपने कल्चर को, जो हमारी नेशन का कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको हम अदर कंट्रीज़ के लोगों तक भी पहुंचाते हैं और हमारे इसमें
हमारी कल्चर का, हेरिटेज का डेवलपमेंट होता है, एक इंटरनेशनल अंडरटेकिंग, एक इंटरनेशनल इमेज क्रिएट होती है कंट्री की। ये था चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी। इसकी शॉर्ट में मैंने आपको समरी बता दी है, लाइफ लाइन्स ऑफ द इंडियन, लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी। इसके वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ सी पोर्ट्स का डाटा ऐड किया हुआ है, आप उसको देख